वेलकम टू उत्तराखंड जीके। परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज की 15वीं क्लास में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में 10 एमसीक्यू करवाएंगे और इनसे जुड़े फैक्ट भी आपको बताएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस वीडियो में लगभग आपके 100 प्रश्न कवर करवा दें। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज जान लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि हमने उत्तराखंड की तैयारी के लिए इंस्टाग्राम पे 3 पेज बनाए हैं, जिसपे हम उत्तराखंड का जो कॉमन सिलेबस होता है आपका हर एग्जाम का 100 नंबर का, वो कवर कराया जा रहा है। हमने 3 पेज बनाए हैं, उत्तराखंड की तैयारी के लिए भी, सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए भी और हिंदी की तैयारी के लिए भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 141 141। अभी तक हम 140 प्रश्न करवा चुके हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा क्या थी? जो हमारा इतिहास में, जो उत्तराखंड का इतिहास है, इसमें कार्तिकेयपुर राजवंश है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनकी लोक भाषा क्या थी। लोक भाषा, ना कि राजकीय भाषा। इनकी राजभाषा नहीं पूछी जा रही है। तो इनकी लोक भाषा थी पाली। और अगर आपसे पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि इनकी राजभाषा क्या थी, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए संस्कृत। संस्कृत इनकी राजभाषा थी। और इस प्रश्न में पूछा गया है इनकी लोक भाषा क्या थी, तो लोक भाषा पाली होगी। तो आपको एक चीज जान लेनी है, जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, ये चमोली की जोशीमठ के कार्तिकेयपुर के आसपास इनकी राजधानी थी। इसीलिए इस वंश को कार्तिकेयपुर राजवंश कहा जाता है। और आपको एक बात और पता होगी कि कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूर राजवंश भी कहा जाता है। इनको कत्यूर राजवंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी राजधानी जो है बाद में बागेश्वर के बैजनाथ के आसपास इन्होंने स्थानांतरित कर दी थी, इसलिए इनको कत्यूर वंश भी कहा गया। तो इनके दो नाम है, कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूर राजवंश, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी और इनकी लोक भाषा पाली थी। इसमें एक चीज याद रखना कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, जिन्होंने पूरे भारत में चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 मठों की स्थापना की थी। तो ये इसी वंश के काल में बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर आए थे। और आपको पता होगा कि इन्होंने जोशीमठ में ज्योतिर्मठ के नाम से एक मठ स्थापित किया था। जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश है, इनका प्रमुख स्रोत, मतलब इनकी जो हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, इसका प्रमुख स्रोत ताम्र अभिलेख है। और ये ताम्र अभिलेख इनके जो प्रमुख है, ये है पांडुकेश्वर ताम्रपात्र। ये चमोली में है, जो हमें जानकारी देता है कार्तिकेयपुर राजवंश की। और जो इन्हीं का तालेश्वर ताम्रपत्र है, ये कत्यूर घाटी में इनके शासन की जानकारी देता है। और हमारा जो पांडुकेश्वर है, यहाँ पे 4 ताम्रपात्र अभिलेख मिले हैं। इनमें से ललितेश्वर के 2 ताम्रपात्र मिले हैं, पद्मनाभ देव का 1 और सुभिक्ष राज का 1 ताम्रपात्र मिला है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि पांडुकेश्वर में किस राजा के 2 ताम्रपात्र अभिलेख मिले हैं। तो आपका सही जवाब होगा ललितेश्वर। हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं, यानी प्रश्न नंबर 142। किस सुल्तान ने चंद वंश के ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी और इनका नया नाम गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया। जो चंद वंश था, इसके संस्थापक थे सोमचंद और चंद वंश की राजधानी थी चौसे चंपावत, चौसे चंद वंश। इनका राजकीय चिन्ह आप सभी को मालूम होगा, ये बहुत इजी प्रश्न है। इनका राजकीय चिन्ह था गाय। गाय इनकी राजकीय चिन्ह था। इस वंश का, यानी चंद वंश के जो भारतीय चंद थे, ये ऐसे पहले चंद राजा थे जिन्होंने नेपाल पर आक्रमण किया। इसके अलावा जो बालो कल्याण चंद थे, इन्होंने चंद वंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा कर दी। रुद्रचंद ने वर्तमान रुद्रपुर की स्थापना की थी। और जो अल्मोड़ा का मल्ला महल था, यह भी रुद्रचंद ने बनवाया था। तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा चंद वंश से रिलेटेड। इनको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना। वैसे ये बहुत सारे प्रश्न इजी है, लेकिन अगर आपको इजी प्रश्न याद रहेंगे तो तभी आपको जो डिफिकल्ट प्रश्न होंगे वो भी आपको याद हो जाएंगे।
बिना इजी प्रश्न को याद किए बिना आप टफ प्रश्न को कभी भी याद नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जौल जीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? उत्तराखंड में कई ऐसे मेले हैं जो कई नदियों के संगम पर स्थित है, आपको वो याद करने हैं। तो फिलहाल हम अभी देखते हैं जौल जीबी मेला। जो जौल जीबी मेला है ये लगता है काली और गोरी नदी के संगम पर। यहाँ पे मैंने गौरी कर दिया, इसको गोरी कर देना। काली एवं गोरी नदी के संगम पर। तो हम सबसे पहले काली नदी के बारे में जान लेते हैं। जो पिथौरागढ़ है, इसके जो बॉर्डर है, पिथौरागढ़ का बॉर्डर जहाँ पर चीन और नेपाल दोनों देशों से लगता है, यहाँ पर एक जगह है काला पानी। यहाँ से निकलती है काली नदी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो इसको स्थानीय भाषा में काला पानी गाड, काली गंगा भी कहते हैं। काली गंगा के और भी नाम है, श्यामा नदी भी है, शारदा भी है। और ये नदी काकागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। और काली नदी पिथौरागढ़ के बाद चंपावत जिले में आती है। और चंपावत जिले में एक स्थान है टनकपुर। यहाँ पर पूर्णागिरी देवी का मंदिर भी है। यहाँ से मतलब इसी के पास से होते हुए नेपाल में प्रवेश करती है काली नदी। यहाँ से उत्तराखंड से मतलब भारत के उत्तराखंड से होते हुए नेपाल में चली जाती है। काली नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं कुठिया घंटी, पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा, सरयू और लदिया। अब गौरी गंगा के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम मल्ला जोहार क्षेत्र में स्थित मिलम हिमनद से होता है। गौरी गंगा मिलम हिमनद से निकलती है और गौरी गंगा काली नदी में दाईं ओर से मिलती है। हमारा अगला प्रश्न आता है कौतिक। कौतिक शब्द का अर्थ क्या है? कौतिक शब्द का अर्थ होता है मेला। तो एक प्रमुख मेला है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला लगता है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में हर साल लगता है। अल्मोड़ा आपको पता होगा कि ये एक आंतरिक जिला है। उत्तराखंड में 4 आंतरिक जिले हैं, अल्मोड़ा उनमें से एक है। और जो जागेश्वर धाम है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। जागेश्वर धाम, यहाँ पे शायद 150 से अधिक मंदिर है, इतना मुझे अभी याद नहीं है, एक बार आप देख लेना। तो जो ये मेला है श्रावणी मेला, ये श्रावण में 1 माह तक चलता है। और जो महिलाएं होती है ये संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में थामे हुए पूजा अर्चना करती है। श्रीनगर गढ़वाल, जो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक शहर है श्रीनगर गढ़वाल। यहाँ पर एक जगह है कमलेश्वर महादेव। महिलाएं जो है वो संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दिए जला के पूजा अर्चना करती है। यहाँ पर मेला लगता है बैकुंठ चतुर्दशी का। एक मेला है सोमनाथ मेला। यह मेला अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा के तट पर स्थित पाली पछाऊ मासी गांव में लगता है। यह मेला बैसाख महीने के अंतिम रविवार से शुरू होता है और पहले दिन की रात्रि में सल्टिया मेला लगता है। दूसरे दिन ठुल कौतिक बड़ा मेला लगता है। ठुल कौतिक के बाद नान कौतिक छोटा मेला लगता है। प्रश्न नंबर 145। किस अधिनियम के तहत बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है? आपका जवाब होगा वन अधिनियम 1974 के तहत। जो उत्तराखंड है इसका राज्य वृक्ष बुरांस है और इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। जो हमारा बुरांस राज्य वृक्ष है ये सदाबहार वृक्ष है और ये एक पर्वतीय वृक्ष है। ये लगभग 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो बुरांस के फूलों का रंग हल्का लाल होता जाता है और जैसे ही यह 11,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, यहाँ पर बुरांस का रंग सफेद हो जाता है, मतलब बिल्कुल सफेद हो जाता है। जो बुरांस के फूल इनसे जूस बनाया जाता है जो हृदय रोग के लिए काफी फायदेमंद होता है और इनके फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। जो बुरांस का वृक्ष होता है इसकी ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है। इसकी लकड़ी बहुत मूल्यवान होती है जिसका ज्यादातर उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रश्न 146। पंचप्रयाग किन जिले समूह में स्थित है? तो आपका जवाब होगा चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी। इन तीनों जिलों में पंचप्रयाग, पांचों प्रयाग आ जाते हैं। तो हमारे पंचप्रयाग है विष्णुप्रयाग,
नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो 5 प्रयाग में से जो पहले 3 प्रयाग है, मतलब जो उत्तर से दक्षिण होते हुए उसमें जो पहला प्रयाग आता है वो है विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग ये तीनों चमोली जिले में स्थित है। और रुद्रप्रयाग तो रुद्रप्रयाग जिले में ही आता है। और देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है। तो जो विष्णुप्रयाग है, इन पांचों प्रयाग में एक चीज याद रखना है, यहाँ पर नदियों का संगम होता है। तो सबसे पहला प्रयाग जो विष्णु प्रयाग है, यहाँ पर अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है। और नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा में पिंडर नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। इसी प्रकार जो पांचवा प्रयाग है, जिसको सबसे पवित्र प्रयाग भी कहते हैं, यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और ये दोनों नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है। ये इनका एक मैप है, इसको आप अपने नोटबुक में बना लेना। प्रश्न नंबर 147, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपका जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार संविधान के अनुसार राज्यों के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था बनाई गई है। जिस प्रकार केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की है, यानी भारत के लिए राष्ट्रपति की व्यवस्था है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था है। और एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल ही होता है। राज्य का प्रथम नागरिक भी राज्यपाल होता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी राज्यपाल होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। ये उत्तराखंड के 8 राज्यपाल के नाम हैं। हमारे प्रथम राज्यपाल थे, यानी उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे सुदर्शन अग्रवाल, बनवारी लाल जोशी। चौथे थे मार्गरेट अल्वा, ये एक महिला थी, ये प्रथम महिला राज्यपाल थी उत्तराखंड की। पांचवें अजीत कुरैशी, कृष्णकांत पॉल। और सातवें थी बेबी रानी मौर्य। और आठवें जो अब वर्तमान में है, गुरमीत सिन्हा। प्रश्न 148, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? आपका जवाब होगा चौराबाड़ी ताल। इसे ही गांधी सरोवर कहा जाता है। ये कुछ प्रमुख ताल है और इनका स्थान है, ये इसके बारे में एक लिस्ट बनाई है, इसको आप देख लीजिए। भीमताल नैनीताल में ही आता है, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। नौकुचिया ताल ये भी नैनीताल में है, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। सात ताल भी नैनीताल में है। खुरपा ताल ये भी नैनीताल में है। सूखा ताल भी नैनीताल में है। गिरी ताल और द्रोणाचार्य ताल ये दोनों काशीपुर उधमसिंह नगर में है। सुकुंडा ताल बागेश्वर में, तड़ांग ताल अल्मोड़ा और श्याम ताल चंपावत में। प्रश्न 149 उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। ऑप्शन डी कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान 6 है और वन्य जीव विहार 7 है। तो जो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं इनके नाम इस प्रकार है: जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। जो हमारे वन्य जीव विहार है उनके नाम भी दिए गए हैं: गोविंद वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार, अस्कोट कस्तूरी मृग विहार, सोना नदी वन्य जीव विहार, विंसर वन्य जीव विहार, मसूरी वन्य जीव विहार और नंदौर वन्य जीव विहार। और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है: उत्तराखंड में अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आपका जवाब होगा नित्यानंद स्वामी। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड सरकार के यानी उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भी आपका जवाब होगा नित्यानंद स्वामी। और अगर दूसरे की बात करें हम, दूसरे मुख्यमंत्री या दूसरे अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री, तो आपका जवाब भगत सिंह कोश्यारी होगा। अंतरिम विधानसभा के बारे में हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के द्वारा ही उत्तराखंड को
उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। इस विधेयक में अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी। इन 31 विधायकों में 22 विधानसभा के सदस्य तथा 9 विधान परिषद के सदस्य थे। यही 22 सदस्य 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। अंतरिम विधानसभा के गठन से ठीक पहले विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण गठन के समय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 8 रह गई थी। अतः अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों से किया गया था। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमने इंस्टाग्राम के 3 पेज बताए हैं, 3 पेज बनाए हैं। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इनको आप फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।